हेलो जय हिंद भाइयों। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं न्यायपालिका को देखेंगे, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उससे संबंधित जो अधीनस्थ न्यायालय है उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग आपके हर साल कई प्रश्न पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने यह कंटेंट तैयार किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय न्यायपालिका जो है, भारतीय न्यायपालिका की बात करते हैं। आपके न्याय से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो न्याय से संबंधित होता है। जो आपका आर्टिकल 50 है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यों का प्रतिफलन की बात करता है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र होगा। किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो ये आपका आर्टिकल 50 में चर्चा है, ठीक है। और जो आपका 124 से आर्टिकल 144 तक किससे संबंधित है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। कहाँ से? अनुच्छेद अगर 124 से 144 तक की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, किसकी? अगर वहीं हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 214 से, अनुच्छेद 214 से आपका अनुच्छेद 235 तक का विवरण प्राप्त होता है। यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 124 से 144 तक, और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 214 से 235 तक, अनुच्छेद 214 से 235 तक, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार भारत में जो स्वशासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। स्वशासन व्यवस्था की बात करें या फिर पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, त्रिस्तरीय है। ठीक उसी प्रकार यहाँ की जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो भी कैसा? तो त्रिस्तरीय न्यायपालिका व्यवस्था है। न्यायपालिका व्यवस्था कितना स्तर पर पाया जाता है? तो ये आपका 3 स्तर पर पाया जाता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं, भारत में संघीय और राज्य कानूनों के लिए अलग अलग न्यायपालिका नहीं है। भारत में संघीय और राज्य कानूनों के लिए क्या है? अलग अलग न्यायपालिका नहीं है, बल्कि एक ही एकीकृत प्रणाली पूरे देश में न्याय को सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये सभी के लिए लागू होता है, ठीक है। केंद्र के लिए भी, राज्य के लिए भी एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है, अलग अलग न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं किया गया, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सबसे ऊपरी स्तर का होता है। और इसके स्थान की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान अभी कहाँ तय है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ये पूरे देश का क्या है? तो शीर्ष न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। सबसे ऊंचा को हम क्या बोलते हैं? सर्वोच्च बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट होता है ये सुप्रीम है। ये कैसा है? तो ये सुप्रीम है, यह सर्वोच्च है। और स्थान की बात करते हैं तो नई दिल्ली में है। पूरे देश का ये क्या है? तो ये शीर्ष न्यायालय है। उसके बाद हम हाई कोर्ट की बात करते हैं। राज्य स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? तो आपका हाई कोर्ट होता है। और सबसे अंतिम जो चरण होता है, ठीक है, सबसे निचला न्यायालय का स्तर होता है वो अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाता है, जिसमें जिला और निचला स्तर के न्यायपालिका को शामिल किया जाता है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 233 में है। इसके चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 233 में है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीश से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जब भी आपका अनुच्छेद शुरू होता है तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे नज़दीकी का आर्टिकल होता है, ठीक है, वह उस पद अथवा उस संस्था से संबंधित होता है। तो अनुच्छेद 124 में क्या है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 की बात करते हैं, ठीक है। और हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उस समय अगर हम बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या क्या थी सुप्रीम कोर्ट में? तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे, जब तक संसद संख्या ना बढ़ाए। इसमें ध्यान रखिएगा, शुरू में कितना था? तो शुरू में आपका मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभिन्न क्या है? तो 1+33 है, ठीक है। यह आपका पूछा हुआ प्रश्न है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि ये भी पूछ दे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अभिन्न का क्या स्तर है। तो अभिन्न 1+33 का चर्चा है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और क्या होते हैं? 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? तो कॉलेजियम व्यवस्था है। कौन सी कॉलेजियम व्यवस्था किससे संबंधित है? तो आपका
न्यायपालिका से संबंधित है। हटाने की प्रक्रिया क्या होता है? तो साबित किस आधार पर? तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अगर वो सहमति दे देते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि वह जो न्यायाधीश है वो हट सकते हैं। अगर हम सेवानिवृत्ति की आयु की बात करते हैं तो 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष जो भी पहले हो वो तय किया गया। अगर योग्यता की बात करते हैं, अगर हम इसकी योग्यता की बात करते हैं तो 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। क्या योग्यता होना चाहिए? अगर मुख्य न्याय अगर सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का अगर उसको न्यायाधीश बनना है तो या तो उसकी योग्यता की बात करते हैं तो 5 वर्ष या तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। अब हम तीसरे नंबर की योग्यता की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की राय में क्या हो? पारंगत विधिवेता हो, या फिर कैसे क्या हो कि राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधिवेता हो, और राष्ट्रपति की राय में क्या हो? तो पारंगत विधिवेता हो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण पद और न्यायालय की दर्जा की अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो आपका 126 है, जो अनुच्छेद 126 है आपका कार्यवाहक सीजीआई से संबंधित है। जब मुख्य न्यायाधीश यानी जब सीजीआई का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह चर्चा आपका अनुच्छेद 126 में है। आपको कमेंट करके बताना है कि 126 में किस बात का उल्लेख है, क्योंकि एक बार जो आप लिख देते हैं वो आपके दिमाग में छप जाता है, और जब दिमाग में छप जाता है तो आप सीधा सी बात है एग्जाम में भी छाप कर आते हैं, ठीक है, और रिजल्ट भी रहता है आपका। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 127 की। तो अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 127 जो है आपका कोरम पूरा करने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा कोरम पूरा करने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। 127 सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसा काम किया जा सकता है। कोरम पूरा करने के लिए सीजीआई के पास यह राइट होता है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर और वह हाई कोर्ट के न्याय की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 128 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 128 आपका बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति सीजीआई के अनुरोध और राष्ट्रपति की सहमति से ऐसा काम किया जा सकता है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 128 में है। ठीक है, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 129 जो आपका सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी जो चर्चा आपका अनुच्छेद 129 में है। किस अनुच्छेद में है जी? तो इसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 129 में है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 129 में है। ठीक, अनुच्छेद 130 की बात करते हैं तो न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा। न्यायालय का स्थान क्या होगा? दिल्ली होगा। लेकिन सीजीआई राष्ट्रपति की मंजूरी से अन्य स्थान क्या कर सकते हैं? तो तय कर सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो मूल जो क्षेत्राधिकार है यानी मूल क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 131 में चर्चा है। भारत सरकार बनाम राज्य ये क्या कर सकती है कि ये राज्य के विवाद को समाधान कर सकती है या फिर उसके निपटान के लिए काम कर सकती है। एक मिनट। तो या तो ऐसा हो सकता है कि यह जो विवाद हो भारत सरकार या किसी राज्य के विरोध हो, भारत सरकार बनाम कोई राज्य के विरोध हो, जैसे पश्चिम बंगाल से संबंधित हमेशा टसमस देखने को मिलता है। भारत सरकार बनाम कोई राज्य के विवाद हो, ठीक है, या फिर भारत सरकार बनाम तमिलनाडु हो गया, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, इसका समाधान की जिम्मेवारी किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय का है और मूल क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है। और मूल क्षेत्राधिकार आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 131 में है। किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 131 में है। अब हम बात कर लेते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की, एपीलेट राइट्स की बात करते हैं तो अनुच्छेद 132 से 134 तक है। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 में ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सिविल और आपराधिक मामलों में एचसी के फैसलों के यानी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अनुच्छेद 133 और 134 आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। वहीं अगर सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। लेकिन
जो ऐसा परामर्श होता है उसको मानना अनिवार्य नहीं होता है। ऐसा परामर्श को मानना क्या नहीं होता है, तो अनिवार्य आपका नहीं होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। आखिर सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम विशेष शक्तियाँ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 137 है आपका। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है, तो अपने स्वयं के निर्णयों या आदेश को क्या कर सकता है, यह समीक्षा कर सकता है। अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और इसकी यह किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो अनुच्छेद 137 में इसकी चर्चा है। अगर हम अनुच्छेद 139 या फिर 40 की बात करते हैं, किसकी, अनुच्छेद 139 या फिर अनुच्छेद 140 की बात करते हैं, तो रीट जारी करने का अतिरिक्त शक्तियाँ हैं। रीट जारी करने का अतिरिक्त जो शक्तियाँ है, रेट जारी करने का जो अतिरिक्त शक्तियाँ है, किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो आपका 139 और 140 में चर्चा है। अतिरिक्त शक्तियाँ और संसद द्वारा दी गई सहायक शक्तियाँ प्राप्त है इसमें। ठीक, किस अनुच्छेद में है, तो 139 और 140 में है। उसके बाद अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 142 है पूर्ण न्याय से संबंधित है। किससे, कंप्लीट जस्टिस से संबंधित है, पूर्ण न्याय से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा आदेश या डिग्री पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो। यानी पूर्ण न्याय, ध्यान रखिएगा, 142 जो है पूर्ण न्याय से संबंधित है। 142 जो है किससे संबंधित है, तो पूर्ण न्याय से संबंधित है। 141 की बात करते हैं, अनुच्छेद 141 में किस बात का प्रावधान है, तो अनुच्छेद जो 141 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र अधिकार के सभी न्यायालयों पर क्या होगा, तो बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 144 की बात करते हैं, तो सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की क्या करेंगे, कार्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए काम करेंगे। कौन कौन, तो सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, उच्च न्यायालय की। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 214 से 235 तक है। अनुच्छेद 214 आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 214 है वो बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आप क्या कीजिएगा, कमेंट करते चलेगा। आपके एग्जाम में आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम आर्टिकल को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा हो सकता था। ठीक है, ये केवल हम आगे कॉन्सेप्ट बता दें और फिर इम्पोर्टेंट के नाम पर अगर हम बता के चले जाएं और वहाँ से प्रश्न नहीं बने। ठीक है, कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं काफ़ी हेवी, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका ये न्यायपालिका है। ठीक है, और कुछ याद हो या ना हो, संसद का आर्टिकल 151 तक आर्टिकल और ये न्यायपालिका वाला आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उन तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो भी ट्रेंड रहा हो उस आधार पर हमने यह तैयार किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 214 है प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, तो एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद जो 231 है, संविधान के 7वां संशोधन द्वारा इसको जोड़ा जाता है। संसद क्या कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। 21 अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 231 में, ध्यान रखिएगा। 231 अनुच्छेद ये बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य का एक क्या हो सकता है, एक कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का एक ही उच्च न्यायालय है। क्या है, एक ही उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 215 है, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा, उच्च न्यायालय भी क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय भी क्या होगा, तो अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद जो 216 है, हाई कोर्ट का गठन, यानी इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जिनकी संख्या कौन तय करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 216 किससे संबंधित है, तो हाई कोर्ट के गठन से संबंधित है, उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद अगर हम 230 की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार की बात करता है। क्या, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार की बात करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कलकत्ता जो है अंडमान निकोबार, ठीक है, कलकत्ता जो है, जो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार की बात करता है, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार की बात करता है। जैसे कोलकाता जो हाई कोर्ट है वो आपका वेस्ट बंगाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार को भी शामिल करता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं केरल का जो हाई कोर्ट है वो केरल के साथ साथ लक्षद्वीप को भी शामिल करता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तें क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 217 में क्या है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा
ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल परामर्श से क्या की जाती है। ठीक है, और सेवानिवृत्ति की बात करते हैं तो 62 वर्ष, क्या 62 वर्ष, ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्ति की बात करते हैं तो अधिकतम एज कितना है, तो 62 वर्ष की है। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो 10 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक वो किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, क्या, या तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के समान ही होता है। शपथ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 219 है, जो आपका अनुच्छेद 219 है, शपथ से संबंधित है। और इनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, इनको शपथ दिलाने का काम आपके राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और प्रतिबंध की बात करते हैं, अनुच्छेद 220 जो है इनके प्रतिबंध से संबंधित है। अस्थायी न्यायाधीश होने के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। अस्थायी न्यायाधीश होने के बाद वकालत पर क्या है, तो प्रतिबंध है। आर्टिकल जो 222 है, जो आर्टिकल जो 222 है आपका स्थानांतरण से संबंधित है, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के परामर्श से क्या किया जा सकता है। ठीक है, स्थानांतरण जो है किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो 222 में है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण, और एक किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के परामर्श से ऐसा किया जा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ या फिर रीट और अधीक्षण की। ठीक है, अनुच्छेद 226 रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है, हाई कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी कर सकता है। किसके तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, और अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए नहीं बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। इसका दायरा सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। इस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो 225 है मौजूदा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी मूल और अपीलीय अधिकार से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 227 है वो अधीक्षण की शक्ति यानी पावर ऑफ सुप्रीडेंसेंस बताता है कि हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर क्या करेगा, अधीक्षण करेगा। हाई कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण करने का काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं हम। अधीनस्थ न्यायालय में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में क्या आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट आता है। अधीनस्थ न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट आता है। अनुच्छेद जो 235 है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतों पर नियंत्रण सीधे उच्च न्यायालय के पास होती है। नियंत्रण करने का काम कौन करती है, तो हाई कोर्ट करती है, यानी उच्च न्यायालय करती है। हम बात कर लेते हैं जिला न्यायाधीश की, अनुच्छेद 233 में जिसकी चर्चा है। और नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति हो गया, पदस्थापना हो गया, और पदोन्नति से संबंधित है, यानी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, आपका पदस्थापना से संबंधित है और पदोन्नति से संबंधित है। अनुच्छेद जो 233 है राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, अनुच्छेद अगर हम 234 की बात करते हैं जो अन्य न्यायिक सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 234 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, तो जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल द्वारा बात करते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती किया जा सकता है। और किसके द्वारा भर्ती किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भर्ती किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा भर्ती किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के, और ऐसा कब किया जा सकता है, तो ऐसा तब किया जा सकता है जब वे राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श ले ले हो, उसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ा और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम एक नज़र में देखेंगे। हम बात किए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किस अनुच्छेद में है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है आपका अनुच्छेद 124 से संबंधित है। अनुच्छेद 124 से संबंधित है। वहीं हाई कोर्ट की स्थापना 214 से संबंधित है। अगर हम अभिलेख न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 129 है, क्या अनुच्छेद जो 129 है अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। वहीं पर हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 215 है जो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। सेवानिवृत्ति की आयु की बात करते हैं तो इसमें 65 वर्ष है।
65 वर्ष, ठीक है, या फिर 6 वर्ष जो भी पहले हो, और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 62 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। उसके बाद 62 वर्ष अधिकतम एज हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रीट का दायरा की बात करते हैं तो केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट की बात करते हैं तो मौलिक प्लस अन्य कानूनी अधिकारों के लिए क्या कर सकता है, यह रीट जारी कर सकता है। शपथ कौन दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। वहीं पर न्याय जो होता है आपका उच्च न्यायालय होते हैं, जो उच्च न्यायालय होते हैं इनको शपथ दिलाने का काम संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण की बात करते हैं तो इन पर सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद जो 222 है वो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, ये केवल हाई कोर्ट में लागू होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष पर, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान के भाग 5 में इसकी चर्चा है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 124 से 147, और भाग 6 में है अनुच्छेद 214 से 235 तक मिलकर भारत में न्याय के शासन और नागरिकों के अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा सुनिश्चित करने का काम करते हैं। भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, तो आपकी जो है यह एक एकीकृत प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और उच्च न्यायालय राज्यों में संवैधानिक प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। इन अनुच्छेदों का ज्ञान केवल परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। और इसके साथ जितने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे और जो कुछ भी कॉन्सेप्ट था जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उन सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा हो, जो कुछ भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो कुछ भी लगा हो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।